हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। सो आज हम अपना वही क्लास 10th का जो चैप्टर है डेवलपमेंट, उसका आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी कि आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो ये जो टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है इकोनॉमिक्स की, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट और इसका ये सेकंड टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप पहले उसे देख लो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, वरना ये चैप्टर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट। इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, then their notion of national development also like to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. अब देखो नेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब इसके लिए सभी की जो राय होंगी ना भाई, नेशनल डेवलपमेंट का सभी का जो गोल होगा वो डिफरेंट होगा पक्का। क्यों भाई? किसी के लिए कोई चीज़ डेवलप हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट हो सकती है। सबके लिए जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ना वो डिफरेंट होगी। हर कोई अपने हिसाब से डेवलपमेंट का एक पैरामीटर सेट कर लेता है कि गरीबी हटनी चाहिए, ये उनके लिए डेवलपमेंट है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। सबको एक पक्का घर होना चाहिए, ये गरीब लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए होना चाहिए कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों, बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये उनके लिए एक डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है। वुमेन सेक्शन के लिए हो सकता है इक्वल राइट्स मिले उन्हें, ठीक है। हर जगह रिजर्वेशन जो है वो इक्वल हो, मेन के बराबर की रिजर्वेशन हो, पे स्केल बराबर हो, चाहे वो सेम जॉब करते हो तो भी। Most likely, you would find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure for any of these. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country's development. देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ड्यूरिंग द क्लास अगर स्टूडेंट से पूछोगे कि वो लोग क्या चाहते हैं अगर देश में बदलाव आए, तो सभी बच्चों की जो लाइन होंगी ना वो पक्का अलग अलग होंगी, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा कि गाड़ियों पर सब्सिडी ज़्यादा मिले, कोई बोलेगा भाई जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम प्रैक्टिकल बेस्ड होने चाहिए, जॉब सभी को मिल जाए, सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इस टाइप के अलग अलग तरीके के आइडियाज़ जो हैं वो बच्चे देते हैं अपने, ठीक है। और ये कुछ आइडियाज़ ना कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं भाई। कुछ लोग मतलब जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स वो थिंकिंग के होंगे वो ये भी बोलेंगे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का वो हट जाए। कुछ लोग पर्टिकुलर सोसाइटी के ये भी बोलेंगे कि कुछ कम्युनिटी जो हैं या कुछ रिलीजन वाले जो लोग हैं वो इंडिया से चले जाएं, क्योंकि सभी के जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा क्लैश कर सकते हैं। हाउएवर, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflict, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. What would the idea benefit a large number of people or only a small group? National developments mean thinking about these questions. अब देखो, जब सब लोगों के व्यूज़ या ओपिनियंस लिए जाते हैं तब ये किया जाता है कि सभी के जो आइडियाज़ है क्या वो इक्वली कंसिडर किए जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं, इंपॉर्टेंस दी जाती है सबको, या फिर जो उनके आइडियाज़ हैं क्या वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। एक फेयर डिसीजन आप कैसे लोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे कि वो जो आपने फैसला लिया है वो देश के हित में होगा, यानी कि देश को फ़ायदा करेगा या बेनिफिट करेगा एक लार्ज स्केल ऑफ पीपल्स को, ठीक है। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, और ये एक मतलब बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंशियल वाला क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि सभी लोग अपना फ़ायदा देखते हैं जब नेशनल डेवलपमेंट की बात होती है। अब सब लोग अपनी ही कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, भाई हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए वो होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट होनी कैसी चाहिए। जो मेन टॉपिक्स हैं हम वही करने वाले हैं चैप्टर में, क्योंकि अब सारे कॉलम्स पढ़ने जाओगे तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी और बोरिंग भी होने लग जाएगी। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। भैया जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको कैसे और स्टेट्स को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं वो देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल देके समझते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है वही ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसे सभी की क्लास में भाई होंगे 20, 25, 30, 40 स्टूडेंट्स होते हैं, सभी की क्लास में वेरी करते हैं। सभी जो बच्चे हैं क्या वो इक्वली इंटेलिजेंट है या वो इक्वली सभी बराबर हैं? अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालने के लिए आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए कि किस फील्ड में आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालोगे बच्चों को। क्या एकेडमिक्स में निकालना है, स्पोर्ट्स में निकालना है, बिहेवियर में निकालना है,
ठीक है, या भाई डिबेट में वो बच्चा बहुत अच्छा है, या डांस में बहुत अच्छा है, या गेम्स में बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का पैरामीटर भी तो होना चाहिए कि आप किस बेसिस पर उन बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल रहे हो। क्योंकि एकेडमिक्स में निकालोगे तो कोई और होगा। हो सकता है जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो वो पढ़ने में अच्छा ना हो, या फिर जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। ठीक है, हो सकता है जो बच्चा बहुत ज़्यादा शाय हो वो पढ़ने में भी अच्छा हो लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। तो ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other are underdeveloped? अब ये बताओ, हम जब कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम कुछ कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं और कुछ को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको बोलने से पहले, इसको बताने से पहले ना नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लेते हैं पहले। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at the students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their length, height, talent and interest. The healthiest students may not be most studious one. भाई वही है, एग्जाम्पल ये है क्लास का कि सभी जो बच्चे हैं उनकी हाइट, वेट और हेल्थ सब चीज़ अलग होती है, टैलेंट अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। अब कैसे उन्हें कंपेयर करोगे? हो सकता है जो बच्चा बहुत हेल्दी हो वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो। ठीक है, और एक चीज़ है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो लोगों के साथ। तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल इफ यू सम पर्पज वी हैव टू चूज अ क्राइटेरिया क्रिएशन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रंस इन द क्लास। हाउ शेल वी डू इट? अगर हमें स्पोर्ट्स कैप्टन मिला बनाना है किसी बच्चे को क्लास में से, तो हम ये देखेंगे वो बच्चा पढ़ने में बढ़िया होना चाहिए? नहीं, हम देखेंगे स्पोर्ट्स में बढ़िया होना चाहिए वो बच्चा, उसे स्पोर्ट्स की ज़्यादा नॉलेज हो। अगर हमें कोई कल्चरल वो कमेटी बनानी है तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को लेंगे जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसका इंटरेस्ट हो, उसे थोड़ी नॉलेज हो, यही होगा। ऐसे होता है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जब कभी भी हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम पहले देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं और कंपेयर करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी आर मार्क्स स्कोर्ड। यानी कि जब कभी भी हमें कोई चीज़ कंपेयर करनी होती है, पहले हम एक क्राइटेरिया लेते हैं कि इस क्राइटेरिया में उसे कंपेयर करना है। भाई स्टडी के मामले में कंपेयर करोगे आप, स्पोर्ट्स के मामले में कंपेयर करना है, या किसी कल्चरल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। तो सभी बच्चों का इंटरेस्ट भी अलग होता है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिफरेंट होगी। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट। ट्रू फॉर कंपेयरिंग कंट्री, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जब कभी भी हम किसी कंट्री के बारे में कंपेयर करते हैं, दो कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे ना, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में ख्याल आएगा वो आएगा इनकम को लेकर। उस कंट्री की इनकम हमारी कंट्री से इनकम से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में आप 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स जो होगी ना, 11th और 12th की, बल्कि 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करके दिखाया गया। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो होती है वो किसी कंट्री की 1 साल के अंदर जो इनकम होती है उसे कहते हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम को देखा जाता है कि जिस कंट्री की ज़्यादा नेशनल इनकम होगी ना, वो कंट्री मानी जाती है डेवलप है। भाई बहुत सही डेवलप कंट्री है वो, और उन लोग, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके पास सैलरी भी अच्छी खासी आती है, ये मानते हैं। ये एक पैरामीटर होता है। मोर डेवलप्ड देन अदर इज विद लेस इनकम। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बिलोंग्स नीड। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of important goal. अब दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने का पहला पैरामीटर समझ आया, इनकम। दो कंट्रीज़ की इनकम को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इंडिया की इनकम कितनी ज़्यादा है किसी और कंट्री से, अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ। तो ठीक है, पहला, क्योंकि लोग मानते हैं जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी वहाँ के लोग उतनी ही ज़्यादा अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इनकम होगी, वो जो मना है वो खरीद सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा उससे उनका, ये माना जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, नेशनल इनकम पूरी कंट्री की इनकम दिखाती है, ना कि एक आदमी की इनकम दिखाती है। तो यहाँ ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जब कभी भी हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो वो पूरी कंट्री की इनकम है, वो किसी एक आदमी की इनकम नहीं है। एक कंट्री के अंदर अमीर आदमी भी होते हैं, गरीब आदमी भी होते हैं। अब सभी की इनकम को मिलाकर इनकम दिखाई गई है वो,
गरीब आदमी की तो इनकम कम है और अमीर की ज़्यादा है, दोनों को मिला करके इनकम एक साथ बना दी बहुत बड़ा अमाउंट। क्या गरीब आदमी की भी इतनी इनकम है जितनी कि अमीर आदमी की? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक और क्राइटेरिया लेते हैं, वो क्राइटेरिया है पर कैपिटल इनकम का या फिर एवरेज इनकम का। उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं एक बार। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of country. This given as the total income of the country. अभी मैंने बताया एक कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं उन सभी की इनकम को मिलाकर नेशनल इनकम बनती है, ठीक है, जिसे हम कंट्री की इनकम कहते हैं। However, for comparison between countries, total income is not such as useful measure. Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी हम कंपैरिजन करने की बात आते हैं तो वो कंट्री की कंपैरिजन हो रही है, वो वहाँ के लोगों की कंपैरिजन नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको 2 लोगों की इनकम को मिला करके इनकम काउंट की गई है। चलो मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। 3 दोस्त हैं, ठीक है, ए और बी और सी। ए की जो सैलरी है वो है महीने की 60,000। बी की जो सैलरी है, सॉरी पर्सन है, ए बी और सी पर्सन है। ए की सैलरी महीने की 60,000 सैलरी है, वहीं जो दूसरा है उसकी 20,000 है और जो थर्ड है भाई उसकी हो सकता है 10,000 हो। तीनों को मिलाकर 90,000 सैलरी बननी है, यानी कि टोटल मिलाकर 90,000 बन रही है। 60, 20 और 10, 90,000 सैलरी है। तो हम मान लेते हैं उस कंट्री की इनकम कितनी है? 90,000। क्या उन तीनों को बराबर इनकम मिल रही है? अब इंक्रीमेंट लगाते हैं। अगर हम भाई सोचते हैं कि 1 साल के बाद उन लोगों की इनकम बढ़ गई, 60 वाले की जो इनकम है वो 70,000 हो गई, ठीक है, वहीं 60 वाले की हो गई 70,000। फिर उसके बाद जो जिसकी 20 थी हो गई उसकी 30, फिर जो जिसकी 10 थी उसकी हो गई 20। क्या सबकी बराबर इनकम बढ़ रही है? भाई 10 तो बढ़ रही है, लेकिन वहाँ फिर भी डिफरेंस जो है उतना ही बना हुआ है। एक की 70 हो गई, एक की 30 हो गई, एक की 20 हो गई। सभी को मिलाकर देखा जाए तो कितनी ज़्यादा बैठ रही है यहाँ पर बैठ रही है 1,20,000 रुपये। लेकिन बढ़ तो चलो गई, लेकिन फिर भी बराबर इनकम तो नहीं है ना तीनों की। तो इसीलिए यहाँ पर हम वो चीज़ें नहीं कहेंगे कि पर कैप वो डेवलपमेंट सभी को इक्वल सैलरी मिल रही है, वो चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। इक्वल सैलरी अगर मिल रही होती तब हम कहते हैं हाँ सबके बराबर पैसा है, और जो पॉवर्टी जैसी चीज़ है वो यहाँ पर फिर अराइज नहीं होंगी, और जो लोगों के बीच में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का, वो भी नहीं होगा। So hence we compare the average income, which is the total income of country divided by its total population. The average income also called per capita income. एवरेज इनकम निकालना ज़रूरी होता है। इससे हम देखेंगे टोटल कितनी सैलरी है, मतलब कितनी इनकम है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। फिर पता चलता है कि एवरेज इनकम कितनी है एक आदमी की, जिसे हम पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस criterion is used in classifying countries. Countries with a per capita income $49,300 per annum above is 2019 are called high income or rich countries, and those where per capita income $2,500 or less are low income countries. अब देखो जो कंट्रीज़ होती है ना उनको उनकी इनकम के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा होगी उन्हें हाई इनकम कंट्रीज़ में रखा जाता है, क्या ठीक है, और जिनकी लो होती है उन्हें लो इनकम में रखा जाता है। ये ज़रूरी होता है कंपेयर करने के लिए, ताकि पता चले कि किस कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट्स लो पर कैपिटल इनकम के हिसाब से, इसीलिए इसको लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो लोग थे उनकी पर कैपिटल इनकम कितनी थी, $, वो भी कितनी, 6,700 पर एनम। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टीन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो होती है उन्हें हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी अवर कंट्री, ठीक है। समझ आ रहा है ये बात? चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि एवरेज इनकम के लेकर के यहाँ पर एक पूरा बायोग्राम वो यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, टेबुलर करके दिखाया गया है। जैसे ये देखो यहाँ पर दिया है, ये जो हालत है ना ये हमारी कंट्री की है। देखो कंट्री विद रिच एंड पुअर, यहाँ पर हमारी कंट्री में जो अमीर लोगों का सेक्शन है ना वो ज़्यादा है, और गरीब लोगों का सेक्शन बहुत
अमीर लोग जो हैं वो ज़्यादा वेल्दी हैं और इंडिया के अंदर गरीब लोग जो हैं वो और ज़्यादा गरीब हैं। देखो यहाँ पे 2 चेयर है, उसमें 4 लोग बैठे हैं और यहाँ 4 चेयर पर एक आदमी बैठा है। तो ये इंडिया की कंडीशन सेम ऐसी हो रही है अभी के टाइम पर, ठीक है। और ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट सेम आपको इनकम मिलेगी वहाँ पर। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अनइवन नहीं है, यानी कि अमीर बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, हमारी कंट्री में ये चीज़ है कि हमारी कंट्री में क्या है, अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा वेल्थ उनके पास है, लेकिन जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब आँख हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब ये एक बार एवरेज इनकम का ये जो वो है ना ब्लॉग दे रखा है पूरा का पूरा जो पेज पे, ये आप एक बार रीड कर लेना। आप वीडियो को रोक के दोबारा पढ़ सकते हो इसे पूरे को, तक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आज की वीडियो हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक कमेंट